हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 7 पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोनल चाइल्डहुड, जिसको लिखा है अनीस जंग ने। तो मैंने आपको पहले चैप्टर की जो वीडियो है द लास्ट लेसन, वो मैंने इस पर डाल दी थी। जिन्होंने नहीं देखी वो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी होगी, मैंने वो देख लेना। और जिन्होंने देखी है उनके लिए ये चैप्टर जो है नेक्स्ट वो और फ़ायदेमंद होगा। तो आज हम पढ़ेंगे फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोनल चाइल्डहुड, खोया हुआ वसंत, विलुप्त हो चुके बचपन की कहानियाँ। ये लिखा है अनीस जंग ने, जिनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था राउरकेला में। राउरकेला जो है वो उड़ीसा का एक शहर है और 1964 में इनका जन्म हुआ था। और उनका जो बचपन और किशोर अवस्था जो बीते वो हैदराबाद में बीती। उनकी शिक्षा जो हुई आधी हैदराबाद में और आधी अमेरिका में। तो उनके जो मम्मी पापा थे बचपन से लेखक थे और उन्होंने भारत में एक लेखक के रूप में अपनी आजीविका जो थी उनकी वो शुरुआत करी उन्होंने। और उन्होंने जो मतलब फ़ॉरेन में और हमारे इंडिया में भी उन्होंने बहुत सारे न्यूज़पेपर में एक प्रधान संपादक जो होता है, एक राइटर के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई और अपनी बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने लिखी, बहुत सारी बुक लिखी उन्होंने। तो यहाँ जो चैप्टर आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्लेमिंगो का लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोनल चाइल्डहुड, वो उन्हीं की एक बुक से लिया गया है। और इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आज हम पढ़ेंगे और दूसरा पार्ट मैं कल इस पर आपको दे दूँगा, इस पर दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा दूसरे पार्ट की। तो उनकी एक बुक है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोनल चाइल्डहुड, उसी से ही ये 2 पार्ट लिए गए हैं इस चैप्टर के। तो इसमें जो ये कहानी है ये मुख्यतः बच्चों पे लिखी गई है, गरीब बच्चों पे, और उन बच्चों पे लिखी गई है जो बच्चे कूड़ा बीनते हैं, बस्तियों में रहते हैं, जिनके लिए मतलब जीवन में जिनके लिए शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, जो स्कूलों से दूर हैं और उनका पूरा जीवन एक खतरनाक हिस्से से होकर गुजरता है। उन सब बच्चों पे उन्होंने ये कहानियाँ लिखी हैं देश के अलग अलग हिस्सों में, हमारे भारत के अलग अलग हिस्सों पे, कहीं हैदराबाद तो कहीं दिल्ली के उन्होंने हिस्सों पे ये कहानियाँ लिखी हैं। तो इसमें ये बता रखा है कि कैसे बच्चों को शोषण का जीवन बिताने के लिए मजबूर किया जाता है। तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो इस चैप्टर का जो मेन जो थीम है वो गरीब बच्चों पे है और इसकी जो राइटर हैं, ऑथर हैं, वो हैं अनीस जंग। तो शुरू करते हैं कि इस चैप्टर का समरी। तो सबसे पहले जो पार्ट फर्स्ट का जो टॉपिक है वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गारबैग, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। ये जो टॉपिक है ये पार्ट फर्स्ट है और इसके अंदर पूरी कहानी है इस टॉपिक के अंदर कि कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। तो शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी में एक मुख्य किरदार हैं, एक मुख्य कैरेक्टर है इसमें, मेन कैरेक्टर, उसका नाम है साहेब। तो उसको भी हम पढ़ेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से एग्ज़ाम में। इसमें मैं आपको वर्ड मीनिंग भी बताऊंगा और क्वेश्चन भी बताऊंगा इम्पोर्टेंट लास्ट में, जब ये पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक समरी की तरह इस पूरे चैप्टर को समझाऊंगा। तो हमने पार्ट 1 शुरू करा था, कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गारबैग। तो सबसे पहले जब शुरू करते हैं इस कहानी को, जो लेखिका है उसने इसमें खुद वक्ता की भूमिका निभाई है। तो लेखिका कहती है कि मतलब लिखती हैं शुरू में, वो समरी बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें क्या होता कि एक साहब रहता है, साहिब, तो जो बांग्लादेश से आए रहते हैं, जो शरणार्थी जो माइग्रेंट्स आए रहते हैं बांग्लादेश से 1971 में जब बांग्लादेश में लड़ाई हुई थी इंडिया की, जब हुई थी पाकिस्तान के साथ में, उसी टाइम, तो उस टाइम काफ़ी सारे वहाँ पे भुखमरी हो गई थी बांग्लादेश में, काफ़ी सारे अकाल पड़ गया था। तो जो वहाँ बांग्लादेश के जो लोग थे इंडिया में आके रहने लग गए थे, बहुत सारे लोग, लाखों की तादाद में शरणार्थी यहाँ आ गए थे इंडिया में। तो वो यहाँ पे आके अलग अलग शहरों में रहने लग गए, झुग्गी बस्तियों में। तो उन्हीं बच्चों पे इन्होंने, उन्हीं के आसपास ये कहानी उन्होंने लिखी है। तो इसमें एक
एक कैरेक्टर का एक वर्णन मिलता है इसमें, साहिब, जो बांग्लादेश से यहाँ आया था। तो लेखिका कहती है कि साहिब रोज़ाना मुझे अचानक मिल जाता था और जो पड़ोस में कचरे के ढेर होते हैं मतलब शहरों में, उन पे रोज़ कुछ खोजता रहता था। तो मैंने उससे एक दिन पूछा कि तुम ये क्या कर रहे हो तुम। तो साहिब ने कहा कि मतलब उस वो लेखिका जो है वो उससे पूछती है तुम कि तुम ये क्यों कर रहे हो और तुम क्या करते हो। तो साहिब कहता है कि हमने अपना घर छोड़ दिया था और हम ढाका में रहते थे, हमारा घर ढाका के हरे भरे खेतों के बीच था। और फिर एक दिन वहाँ एक तूफ़ान आया, तूफ़ान का मतलब वही होगा आपदा, जो वहाँ पे हुआ था 1971। तो उससे हमारा घर बार खेत सब तबाह हो गए और हम यहाँ आके बस गए। तो वो बुदबुदा बुदा मतलब बुदबुदाते हुए कहता है लेखिका को कि मेरे पास कोई और काम नहीं है। तो लेखिका कहती है उसे, बहुत सहज भाव से कहती है, एकदम सिंपल उस पे वे में कहती है उससे कि स्कूल जाओगे। तो कहता है कि वो कहता है कि नहीं, मेरे पास पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। तो लेखिका कहती है उसे, मतलब मुस्कान दे के कहती है लेखिका उसे कि यदि मैं स्कूल शुरू कर दूँ तो वो कहता कि हाँ, वो मतलब खुशी हो जाती है। आप इस चीज़ से सोच सकते हो कि उस वहाँ पर कंडीशन किस हिसाब की रहती है, वो कि कभी स्कूल ही नहीं गया होता है साहिब। तो वो कहता कि वो खुश हो जाता है, वो कहता है कि हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा। तो फिर एक दिन वो फिर आता है लेखिका के पास दौड़ के, तो कहता कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। तो लेखिका थोड़ा मतलब शर्माती है, वो सोचती है कि मैंने कैसे इसको वादा दिया कि मैं स्कूल बनाऊंगी। तो वो कहते हैं कि स्कूल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो तब लेखिका सोचती है कि ऐसे बहुत सारे वादे बहुत सारे लोगों ने करे होंगे साहिब से। किसी ने उसको बोला होगा कि मैं तुम्हें अच्छा घर बना के दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी जगह जॉब दूंगा, मैं तुम्हें अच्छे कपड़े दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी तुम्हारे जो भी मतलब डेली लाइफ के जो भी सामान होते हैं वो दूंगा। तो वैसे ऐसे बहुत सारे वादे भरे पड़े हैं, ये सोचती है लेखिका साहिब के बारे में। और बहुत महीनों के बाद जब साहिब मिलता है लेखिका, तो तब लेखिका उससे नाम पूछती है साहिब से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो साहिब बताता है साहिब आलम। साहिब आलम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, आपको पता ही होगा। तो वो लेखिका मन ही मन में सोचती है, लिखती है लेखिका कि शायद जो साहिब है उसको पता ही नहीं है कि उसका नाम का मतलब क्या है। और वो नंगे पैर मतलब जो लड़कों की जो मंडली होती है उनके साथ नंगे पैर सुबह सुबह चिड़ियों की तरह गलियों में घूमते रहते हैं और ऐसी चलते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी बिताते रहते हैं गरीबी में। तो लेखिका एक बच्चे से पूछती है, एक मंडली रहती है बच्चों की, तो वो कहती है कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहन रहे हो। किसी बस्ती में जाई रहती है लेखिका। तो वो एक सिंपल सा जवाब देता है, मेरी माँ, वो कहता है कि मेरी माँ ने उसको एक टांट के ऊपर, यानी कि इंग्लिश में बोलें टांट सेल्फ, एक सेल्फ के ऊपर उसे रख दिया है। तो यहाँ पे टांट का मतलब है कि मतलब जैसे कि हम दीवार पे कोई एक रैक होता है जैसे हमारे घरों में, तो दीवार पे एक लकड़ी का एक लगा के उसको वहाँ पे दीवार पे लगा लेते हैं, तो उसके ऊपर एक सामान रखते हैं। तो वहाँ उसकी माँ उसके चप्पल रख देती है। अब वो आगे कारण बताएंगे कि उसकी माँ चप्पल क्यों रखती है ऊपर टांट पे। तो जो उसका उसका दोस्त कहता है, उसने भी, वो उसका दोस्त कहता है, उसके बगल में एक दूसरा दोस्त रहता है, उसने भी ऐसे जूते पहने रहते हैं, बेमेल जूते, मतलब जिनका कोई मैच नहीं होता आपस में। कोई कहीं से उठा के लाया होगा, वो किसी कचरे के डब्बे में से, और कोई दूसरे कचरे के डब्बे में से उठा के लाया होगा, तो एकदम रंग बिरंगे जूते पहने रहते हैं उसने। तो वो कहता है कि यदि इसकी माँ जो होगी जूते को नीचे उतार देगी तो उनको फेंक देगा उनको। तो उसने, जब वो जो लेखिका होती है जब उसे ऐसा कहती है कि तुमने जूते क्यों नहीं पहने, तो थोड़ा पाँव ज़मीन पर रगड़ता है, यानी कि इससे बच्चे का जो मानसिक वो है, यानी कि जो दिमाग है वो पढ़ा जा सकता है कि बच्चा किस हिसाब से सोच रहा होगा अपने उसके बारे में कि हाँ मैं कैसे मतलब बिना चप्पलों के चल रहा हूँ। तो जो तीसरा लड़का रहता है उसी के साथ में, वो कहता है कि मुझे तो जीवन भर कभी जूते प्राप्ति नहीं हुए, मैंने तो जूते कभी मुझे रिसीव ही नहीं हुए, इतने मतलब जूते मैंने कभी पहने नहीं। तो वो कहता है कि मैं जूते पहनना चाहता हूँ। तो जो लेखिका रहती है वो कहती है कि देश में मैंने बहुत सारे, अपने पूरे देश में बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको नगरों में, गाँवों में, सड़कों पर जो सिटी हैं उनमें नंगे पैर चलते देखा है। लेखिका सोचती है मन ही मन में, लिखती है लेखिका।
तो वो कहती हैं कि यो जो है पैसों के कारण नहीं है, पैसों की कमी के कारण नहीं है, वरन नंगे जो जबकि जो नंगे पैर चलना है एक परंपरा बन गई है गरीब बच्चों के लिए, एक स्पष्टीकरण है। तो मुझे वो कहती हैं कि मुझे आश्चर्य है कि लगातार गरीब बने रहने का भी यही एक रीज़न होगा उन सभी के लिए जो उस तरीके की गरीबी का जीवन जी रहे हैं उन झुग्गी बस्तियों में। तो इस तरह का सोचती है लेखिका मन ही मन में कि ये जूते ना पहनने का जो ये एक परंपरा है, यानी कि उनका कहने का मतलब है कि उन लोगों ने उन हमने खुद ही उन लोगों को इस कंडीशन में ढाला है कि वो लोग सोचते ही नहीं कभी कि हम अच्छे जूते पहन सकते हैं, अच्छे चप्पल पहन सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा खाना खा सकते हैं, बस्तियों के लोग होते हैं। तो इस हिसाब से लेखिका बच्चों पे ही इस चीज़ को वो कर रही है स्टोरी को। तो आगे लेखिका कहती है उदीपी एक सिटी है। तो वहाँ लेखिका कहती है कि एक व्यक्ति के बारे में बताती है लेखिका। वो कहती है कि एक व्यक्ति ने जो एक आदमी है उसने मुझे एक बार एक स्टोरी सुनाई, उसको याद आती है उस लेखिका को वो स्टोरी जो उस आदमी ने सुनाई थी उसे। तो वो आदमी उस लेखिका को कहता है कि जब वो छोटा था तो मंदिर के पास से होकर मतलब स्कूल जाया करता था। तो उस मंदिर में उसका पापा भी एक पुजारी था। तो मंदिर में थोड़ी देर रुकता था और ज़्यादा था मंदिर में, तो भगवान से प्रार्थना करता था कि भगवान मुझे जूते दिला दे, मुझे एक अच्छी जोड़ी जूते की दिला दे। तो जब लेखिका वहाँ 3 साल बाद आती है तो देखती है कि उसका जो कस्बा है मंदिर है वो सारा बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है और वहाँ नया पुजारी आ गया था। वहाँ बहुत कुछ नई नई प्लास्टिक की कुर्सियाँ थी और एक छोटा सा लड़का आता है जो स्लेटी रंग की, जिसने एक ड्रेस पहनी रहती है और एक उसने जूते और जुराब पहने रहते हैं। तो आता है लेखिका के पास और आता है लेखिका के पास और अपना जो बस्ता रहता है वो बेड पे फेंक देता है, फोल्डिंग बेड पे। तो जो दूसरा लड़का रहता है वो कहता है लड़के को देखते हुए कि मैंने जो देवी माता हैं, भगवान हैं, उनसे प्रार्थना करी थी कि मुझे जूते प्राप्त हो जाए, जूते की जोड़ी तो मुझे आज प्राप्त हो गई। तो वो प्रार्थना करता है भगवान से कि ये भगवान मेरे जूते कभी ना खोए, और मैं प्रार्थना भगवान से करता हूँ कभी मेरे जूते ना खोए। तो उसकी जो उसे लगता है कि भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार कर देगा कि मेरे जूते कभी ना खोए। और तब लेखिका देखती है कि अब बहुत सारे जो छोटे लड़के थे वो जूते पहनते हैं, पर बहुत सारे ऐसे भी लड़के हैं, ऐसे भी कबाड़ियों के जो मतलब कबाड़ उठाते हैं, और बस्तियों के जो बच्चे हैं वो बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जो अभी तक जूते नहीं पहनते और नंगे पैर चलते हैं। तो इस चीज़ का लेखिका को बहुत दुख रहता है। तो आगे लेखिका चलती है सीमापुरी, एक गांव है, शहर टाइप का है, छोटा सा। तो वहाँ जाती है लेखिका। तो लेखिका देखती है कि वो जो इलाका है वो दिल्ली से बाहर था वो इलाका, और वहाँ से मतलब काफ़ी मील दूर था वहाँ से। तो लेखिका देखती है वहाँ की कि वहाँ पे देखती है कि वहाँ पे मतलब कच्चे मकान, वहाँ पे टीन तिरपाल की छतें हैं, सिविल लाइन जो होती हैं सीवेज, उनकी उचित व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे जो नालियाँ होती हैं उनकी भी उचित व्यवस्था नहीं है। तो ये सब कंडीशन रहती है, वहाँ मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं रहता है, वहाँ पे गंदगी रहती है, कूड़ा कबाड़ा, झुग्गी बस्तियाँ टाइप की रहती हैं वहाँ पे। तो ये जो सीमापुरी का जो इलाका था वो दिल्ली का जो भारी इलाका था ये सीमापुरी, और वहाँ से मतलब लाक्षणिक रूप से वहाँ से काफ़ी मीलों दूर था। तो जो लोग यहाँ पे रहते थे वो अवैध रूप से रहते थे वहाँ पे, और वो जो लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे, वहाँ जब बांग्लादेश में अकाल पड़ा था, जब वहाँ युद्ध हुआ था, तो उस टाइम बांग्लादेश से यहाँ आए थे, तो वो लोग वहाँ पे बसे हुए थे सीमापुरी में। तो जो साहेब था उसका भी घर वहीं था सीमापुरी में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब जो मैनेजमेंट था बहुत ज़्यादा ख़राब था, और वहाँ पे 10,000 कबाड़ी रहते थे सीमापुरी में। तो वहाँ पे जब मतलब लेखिका जब वहाँ पे देखती है जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो 30 वर्षों से भी ज़्यादा रह रहे हैं यहाँ पे, 30 ईयर। तो वहाँ से मतलब काफ़ी देखती है वहाँ पे मतलब वहाँ के लोगों के पास पहचान पत्र नहीं होता है, परमिट नहीं होता है, लेकिन उनके पास राशन कार्ड ज़रूर होते हैं। और उनको एक मतलब राशन कार्ड क्यों देते हैं उन्हें, क्योंकि वो वोटर लिस्ट में आ जाते हैं फिर राशन कार्ड दे के। और वोटर लिस्ट में यानी कि राजनेताओं ने ही नहीं, राजनीति ही नहीं उनको क्या करा, राशन कार्ड दिलवाए, किसके लिए, वोटर के लिए। तो उनके पास राशन कार्ड रहता है, तो राशन कार्ड से थोड़ा बहुत अनाज खरीद लेते हैं अपने लिए।
तो फिर मतलब जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, लेखिका उनके बारे में सोचते हैं कि अस्तित्व के लिए पहचान की अपेक्षा भोजन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस बात पर लेखिका विचार करती है कि हाँ, इन लोगों को पहचान की उतनी ज़रूरत नहीं जितनी की भोजन की ज़रूरत है। तो जब वहाँ पे जाती है वो सीमापुरी में, तो वहाँ पे जो फटी पुरानी साड़ियाँ पहने स्त्रियाँ रहती हैं, उनका एक समूह रहता है। तो उनसे पूछती हैं लेखिका कि तुम अपने हरे भरे खेतों और नदियों के सुंदर देश को, यानी कि बांग्लादेश को, क्यों छोड़कर आई हो। तो वो उत्तर देती हैं कि यदि उनमें से मतलब एक लेडीज़ वो कहती है कि यदि दिन छिपने पर हम अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं और हमारे पेट में दर्द न हो, ऐसी दशा में हम सो जाते हैं, तो हम यहाँ रहना बेहतर समझते हैं उन खेतों की अपेक्षा जो हमें अन्न दे पाते हों। यानी कि ढाका में जब ढाका में मतलब अकाल पड़ा था 1971 में, जब वहाँ लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पे अकाल पड़ गया था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे जो खेत थे, जो वहाँ का अनाज था सारा, मतलब कुछ नहीं उग रहा था वहाँ पे। तो इसलिए वो लोग यहाँ आए और वो स्त्रियाँ ये बात बोलती हैं, वो लेडीज़ जो रहती हैं यही वो बात बोलती हैं कि यदि दिन छिपने पर हमें अपने परिवार को भोजन करा सकते हैं और हमारे पेट में दर्द ना हो, ऐसी दशा में अगर हम सो जाते हैं, तो हम यहाँ रहना बेहतर समझते हैं उन खेतों की अपेक्षा जो हमें अन्न न दे पाते हो। तो यही सब लेखिका वो दर्शाती हैं वहाँ पे। तो लेखिका देखते हैं कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे तंबू गाड़े रहते हैं बहुत सारे लोगों ने, चलते फिरते घर होते हैं और बच्चे उन्हीं में ही बड़े होते हैं, तंबुओं में, उन झुग्गी झोपड़ियों में। तो जो सीमापुरी का जो अस्तित्व है, लेखिका लिखती है कि सीमापुरी का जो अर्थ है वो है कबाड़ी का काम करना। और वर्षों से जो सीमापुरी है उसने क्या कर दिया है, ललित कला का बड़ा आकार प्राप्त कर लिया है। और कचरा ही उनके लिए एक सोना है, यानी कि कचरा ही उनके लिए आय का साधन है। कचरे से ही वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, कचरा बेच के ही वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। तो वही उनकी रोजी है और वही उनके सिर पर क्या करता है, एक छत प्रदान करता है, यानी उनके घर का सहारा है, उनके खाने का सहारा है वो। भले ही वो छत चूती हो या मतलब चूती का मतलब ये है कि कभी बारिश आती है, मतलब ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ, टूटी फूटी झोपड़ियों में रहते हैं वो। तो वही लेखिका का जो कहने का मतलब है कि जो उनकी छत है, ठीक है, वो मतलब ख़राब है, वही उनका कहने का मतलब है। और उनके बच्चों के लिए ये सबसे ज़्यादा उनके लिए वैल्यू रखती है वो चीज़, सबसे अधिक है ये बात उनके लिए, कि उनके लिए थोड़ा खाना मिल रहा है, उनके लिए थोड़ा रहने के लिए मिल रहा है, यही उनके लिए सबसे बड़ी बात है। तो लेखिका आगे चलती है, तो लेखिका लिखती है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है और 10 रुपये का नोट भी। ऐसा कहते हुए उसकी आंखों में चमक आ जाती है। तो लेखिका, कोई बच्चा होगा जो कचरा बीनता होगा, उससे लेखिका पूछती है, जब तुम्हें कचरे के ढेर से चांदी का सिक्का मिल जाता है तो तुम उसकी खोज करना क्यों बंद नहीं कर देते थे। किसी बच्चे से पूछती है लेखिका, कबाड़ी के बच्चे से। तो कहता है कि क्योंकि वहाँ से और अधिक प्राप्त होने की आशा है, वो बच्चा कहता है। यानी कि इससे आप समझ सकते हैं कि मतलब वो कबाड़े में भी कुछ ना कुछ ढूंढते हैं कि हाँ, यहाँ हमारे मतलब कि कुछ काम होगी, यहाँ खाने की कुछ चीज़ होगी। तो तब लेखिका कहती है कि ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए कचरे का अर्थ उनके माता पिता के अर्थ से भिन्न है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ मतलब बच्चों के लिए जो कचरे का अर्थ है उनके मम्मी पापा से भिन्न है। उनके माता पिता के लिए कचरे का अर्थ क्या है, रोजी रोटी, उनका अस्तित्व है। उनका कचरे का जो अर्थ है उनके मम्मी पापा के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके समाज के लिए, वो है मतलब रोजी रोटी, उनका अस्तित्व, जिससे वो मतलब रोज़ खाना खा सकें, वो है कचरे का अर्थ उनके लिए। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, कचरा एक आश्चर्य है, एक वंडर है कि मतलब कुछ स्पेशल होगा कचरे में, वही सब है बच्चों के लिए उसका अर्थ। तो लेखिका आप आगे जाते तो लेखिका कहते कि जाड़े की एक सुबह मैंने साहब को बाढ़ से घिरे फाटक के समीप खड़े हुए देखा, जहाँ एक सफ़ेद वेशभूषा ड्रेस, यानी कि एक वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई 2 लड़कों ने, वो टेनिस खेल रहे थे। उनको ध्यान से देख रहा था साहिब। तो साहिब कहता है लेखिका को हिचकिचाता हुई कि मुझे खेल पसंद है, क्योंकि टेनिस आपको पता ही कितना महंगा खेल है। तो वो हिचकिचाहट से कहता है, होता ही है, हिचकिचाहट में बोलता है साहिब। और वो मतलब एकदम टाइटली बाढ़ के पीछे खड़ा हो जाता है, ग्राउंड के बाढ़ के पीछे। तो उसको कहता है लेखिका को कि जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर चला जाता हूँ और संतरी मुझे कुछ नहीं कहता और मुझे झोला झूलने देता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनके सपनों को कोई उड़ान नहीं मिलती है, उनके सपनों को कोई गाइडेंस नहीं मिलती है, जो उस तरह की कंडीशन में रहते हैं, कबाड़ा बीनते हैं, जो कि झोपड़े में रहते हैं।
तो जो तब लेखिका आगे चलती है, लेखिका देखती है कि साहब भी एक टेनिस के जूते पहने हुए हैं, जो उसके गंदे कमीज जो उसने पहनी हुई है, और जो उसने उसका निकर जो है वो पहना हुआ, उस पर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे हैं वो जूते, जो टेनिस के जूते होते हैं। तो लेखिका उससे मतलब वो कहता है, लेखिका कहती है उससे कि मतलब तुम्हें जूते किसने दिए। तो वो कहता है कि किसी ने मुझे जूते दिए हैं। वास्तव में वो किसी धनी लड़के का, यानी किसी रिच मैन का, किसी बड़े आदमी का बेटा होगा जिसने इनको बेकार समझ कर फेंक दिया होगा। तो लेखिया देखती है कि उसमें एक छेद रहता है उसके जूते में, मगर जो साहिब रहता है उसको उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वो जूता उसके लिए ही बहुत बड़ी चीज़ है। वो जूता उसके लिए ऐसी जैसे बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी का जूता होता है जिसमें वो छेद हो रखा है। तो जो खेल रहता है टेनिस का, बहुत सावधानी से देखता रहता है, बहुत कंसंट्रेट करके देखता रहता है टेनिस का खेल, मगर वो ये नहीं सोचता है कि वो जो खेल है वो बहुत बड़ा है उसके लिए और बहुत ज़्यादा मतलब खर्चीला है, जो उसके सपनों से भी परे है। तो लेखिया देखती है कि आज सुबह जो रहता है साहिब दूध के बूथ पर जा रहा होता है, और उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर भी होता है। तो दूर से संकेत करते हुए लिखिया को कहता है कि सड़क पर मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ, और मुझे पूरा भोजन मिलता है, पूरा खाना मिलता है, और 800 रुपये मिलती हैं साथ में। तो लेखिया कहती है उसे कि क्या वो उस काम को पसंद करता है, उसे अच्छा लगता है वो काम करना। तो उसके जो चेहरे पे जो लापरवाही रहती है, एकदम मतलब एकदम चौकन्ना हो जाता है उस क्वेश्चन को सुन के। तो लेखिया चेक करती है कि उसका जो स्टील का जो कनस्तर रहता है वो काफ़ी भारी रहता है, और जो मतलब उसने थैला रखा रहता है कंधे पे, उससे अपेक्षा काफ़ी भारी रहता है उसका कनस्तर। तो वो किसी के अंडर रह के काम करता है, और तब लेखिका लास्ट में कहते हैं कि साहब अब अपना मालिक नहीं रहा, यानी कि लास्ट में किसी ना किसी के अंडर उसे काम करना ही है, गरीबी के आड़े आके, गरीबी के अंडर में रह के उसे काम करना ही है। तो ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट था, ये था कभी कभी मुझे कचरे में 1 रुपया मिल जाता है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। तो काफ़ी जो फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का, लॉस्ट स्प्रिंग का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और मुख्यतः ये है जो गरीब बच्चे हैं उन पे बनाया गया है, ये लिखा है अनीस जंग जो राइटर हैं इसकी, उन्होंने लिखा है इसको। तो काफ़ी अच्छी कहानी है, अगर कोई इसे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके सुने। और जो गरीब बच्चे हैं, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे, कहीं बाहर से आके जो बसे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी किस तरह की होती है वो सब लेखिका ने इसमें दिखाया है। और हमारे भारत में नहीं, और भी दूसरे देशों में ये सब होता है। वहाँ के बच्चे गरीबी में अपना जीवन जीते हैं और वो अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते हैं। तो वही सब अनीस जंग जो राइटर है उन्होंने इसमें दिखाया है लॉस्ट स्प्रिंग में, कि किस तरह से बच्चे अपना बचपना खो देते हैं गरीबी के आड़ में आके। तो इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट जो मीनिंग है उनको देखते हैं। इस चैप्टर की पूरी समरी मैंने आपको बता दी है, मीनिंग में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आता है गार्बेज। गार्बेज का मीनिंग होता है कचरा। डम्प्स हो गया ढेर, इसका मीनिंग होता है। और गिलिबली, इसका मतलब होता है सहज भाव से, गिलिबली का मीनिंग। और अब आता है नेक्स्ट रोम्स। रोम्स का मतलब होता है घूमता है, यानी कि आर पार घूमता है उसके। और लैक ऑफ मनी, जैसे धनाभाव, मतलब पैसे की कमी हो गया। ट्रेडिशन हो गई, हमारी परंपराएं हो गई, उसको कहते हैं ट्रेडिशन का मतलब हुआ है मीनिंग। और एक्वायर्ड हो गया, प्राप्त की है, मिली है। और काफ़ी सारी मीनिंग है। हम हिचकिचाहट के साथ कहना। और डिसकलर्ड गंदा मतलब गंदगी। और शॉर्ट्स मतलब जो निकर होते हैं उनको बोलते हैं। और डिस्कार्डेड का मतलब होता है बेकार समझकर फेंकना। और आउट ऑफ रीच होता है उसके सामर्थ्य से बाहर। वरैप्ड का मतलब होता है कवर्ड, यानी ढका हुआ। लाइटिंग अप, नेत्रों में चमक आ जाती है। काफ़ी सारी मीनिंग है। और मिल्क बूथ का मतलब होता है दूध की बिक्री करने वाला, जो मिल्क बूथ होता है उसको बोलते हैं मिल्क बूथ। और भी काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट मीनिंग है इसमें, आप देख लेना उनको जब आप अपनी जो इंग्लिश की जो बुक होगी उसमें काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट मीनिंग होंगी।
तो अब नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है फर्स्ट वाला है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या साहिब को चाय की दुकान पर काम करने में वो खुश है, स्पष्ट कीजिए। और काफ़ी है यहाँ पे। एक और दूसरा है, वाई वाज द ऑथर एम्ब्रेस्ड व्हेन साहिब आस्क्ड हर स्कूल वाज रेडी। जब उसने जो साहिब था उसने लेखिका से जब पूछा था कि उनका स्कूल तैयार हो गया, तो लेखिका मतलब लज्जित क्यों हुई, शर्माई क्यों लेखिका। ये भी है एक क्वेश्चन यहाँ पे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, व्हाट डज़ द गारबेज मीनिंग टू चिल्ड्रन एंड एल्डर्स। कचरे का अर्थ बच्चों और बड़ों के लिए क्या है। और काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसको आप देख लेना ज़रूर। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला जो चैप्टर है मतलब पार्ट है 2, उससे भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। तो वो नेक्स्ट मैं उसकी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा इस पे चैनल पे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट चैप्टर है डीप वाटर, विलियम डगलस ने लिखा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। और पहले हम पार्ट 2 ख़त्म करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए आप। और हम अपने चैनल पे और भी सारी सब्जेक्ट की वीडियो डालेंगे, बायोलॉजी की हो गया, और 12th क्लास मैथ्स, 11th क्लास मैथ्स, और बायोलॉजी 11th 12th, और 9 से लेके 10 तक मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इन सब की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और कोशिश धीरे धीरे हम अपने चैनल पे कोशिश करेंगे कि मतलब और भी सारी 6 से लेके 8 तक की वीडियो भी अपलोड की जाए। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िए इस चैप्टर को, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। और इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आप देख लेना। तो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जल्दी हम पार्ट 2 भी पढ़ेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अगर आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो पढ़नी है और इसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ना है, तो सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल स्टडी हब को। और हमें फॉलो करें इस टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करें और उस पर हमारे चैनल को जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ टेलीग्राम के। तो उस पर आपको नोट्स मिल जाएंगे सब सब्जेक्ट के, जिसका भी आप वीडियो अपलोड करेंगे हम जिस भी सब्जेक्ट की, उसके नोट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।